अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था जी लोकलाइज एंड डीलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग। सो अगर आपको याद होगा, लोकलाइज और डीलोकलाइज केमिकल बॉन्डिंग में हमने लोकलाइज केमिकल बॉन्ड बने थे डीलोकलाइज। सो डीलोकलाइज में हमने पढ़ा था कि इसमें डीलोकलाइजेशन 3 तरीकों से हो सकती है। मतलब जब एक पाई बॉन्ड दूसरे पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में, मतलब एक पाई बॉन्ड जो कि डबल या ट्रिपल बॉन्ड की शक्ल में है, वो किसी दूसरे पाई बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में हो। सेकंड वन क्या था कि एक पाई बॉन्ड यानी डबल या ट्रिपल बॉन्ड की शक्ल में है और वो किसी पी ऑर्बिटल की शक्ल में हो, मतलब कार्बेनाइन रेडिकल या कार्बोकेटाइन, जिसमें हमने एलाइल रेडिकल, एलाइल कार्बोकेटाइन और एलाइल कार्बेनाइन की एग्जांपल पढ़ी थी। थर्ड वन जो कि हमने पढ़ा था कि इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, वो जब कोई डबल या ट्रिपल बॉन्ड यानी मतलब पाई बॉन्ड कंजुगेशन में हो किसी सिग्मा बॉन्ड के साथ, ठीक है, इसको कहा जाता है हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कंजुगेशन है। सो आज हम डिस्कस करेंगे ब्रीफली हाइपर कंजुगेशन। सो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा जाता है ये भी आपको क्लियर हो जाएगा। सो हाइपर कंजुगेशन भी इसको कहा जाता है, इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ बॉन्ड होता है जो कि टूटता है, जो कि दो एटम के दरमियान फिर हम रेजोनेंस स्ट्रक्चर में ड्रा नहीं करते, इस वजह से नो बॉन्ड रेजोनेंस। और इसको बेकरनाथन इफेक्ट भी कहा जाता है। ये साइंटिस्ट का नेम है जिन्होंने ये कंसेप्ट पहले प्रोवाइड किया था। सो हाइपर कंजुगेशन क्या है, चलिए इसको डिस्कस करते हैं। सो लेट्स सपोज हमारे पास इस तरह की सिचुएशन है कि एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है, या sp हाइब्रिडाइज कार्बन है, ठीक है, और उसके साथ एडजेसेंट जो अल्फा कार्बन है उसके साथ एक CH ग्रुप मौजूद है, मतलब कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन मौजूद है। तो उसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ रेजोनेंस जिसको हम कहते हैं हाइपर कंजुगेशन, यानी क्या लिखा है कि देयर मस्ट बी एन अल्फा CH ग्रुप आर अ लोन पेयर an atom adjacent to sp2 hybrid carbon or other atoms like nitrogen, ऑक्सीजन वगैरह वगैरह। ठीक है, यानी अल्कीन में अल्काइल कार्बोकेटाइन में, अल्काइल फ्री रेडिकल में, नाइट्रो कंपाउंड में, इनमें अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हो, उनमें ये हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। बट खैर अभी तो फिलहाल इसकी समझ नहीं आएगी, लेकिन चले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट हमारे पास एक ग्रुप है, ये जी कौन सा ग्रुप है? ये प्रोपीन है। अगर आप इसको देख लें, ये बेसिकली ये वाला मॉलिक्यूल है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्रोपीन। देखिए ये CH3 है, ये CH है, डबल बॉन्ड है यहाँ पे CH2 है, लेकिन वो सिंगल लाइन शो क्यों हुआ? ये वो पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड वाला पाई बॉन्ड है। ठीक है, सो यहाँ पर देख लें ये कार्बन sp2 है और सिमिलरली ये भी sp2, उसमें एडजेसेंट कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन मौजूद है ना, यस, एक नहीं दो नहीं तीन मौजूद है, तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेशन हो सकता है। वो हाइपर कंजुगेशन कैसे होगा? लेट ये CH3 ग्रुप है, ये CH तीन कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, इसमें एक शो किया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड पेयर की शक्ल में, यहाँ पर भी दो इलेक्ट्रॉन होंगे बॉन्ड पेयर की शक्ल में, और ये पाई बॉन्ड है, तो ये पाई बॉन्ड के दो इलेक्ट्रॉन हो गए। तो ये जो बॉन्ड पेयर है CH बॉन्ड पेयर है, जो कि कौन सा बॉन्ड पेयर है? सिग्मा बॉन्ड पेयर है। ठीक है जी, ये इस पाई बॉन्ड के साथ कंजुगेशन में होगा, यानी यहां पर कंजुगेशन मौजूद होगा। इस कंजुगेशन को हम क्या कहते हैं? हाइपर कंजुगेशन कहते हैं। और ये कंजुगेशन किस तरह से होगी? यानी मतलब ऐसे होगा कि ये बॉन्ड जो है ना वो टूट जाएगा। ठीक है, हम इसको इस तरह से ड्रा करेंगे कि लेट ये बॉन्ड टूट गया और कार्बन ने इलेक्ट्रॉन लेकर वो इधर शेयर कर लिया इस कार्बन के साथ, और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज, जब ये इधर शिफ्ट हो गया, और यहाँ पे बन गया डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड शो हुआ है। अब इन दिस सिचुएशन हमने कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड को तोड़ दिया, वो दोनों इलेक्ट्रॉन कार्बन ने ले लिए और इस कार्बन के साथ यहाँ पे शेयर कर दिया, यहाँ पे पाई बॉन्ड बन गया, जो कि इधर शो किया हुआ है, ये पाई बॉन्ड है। ठीक है, सो कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड टूट गया ना। सो अब इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान बॉन्ड मौजूद नहीं है, नजर नहीं आ रहा है इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में, इस वजह से इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। ठीक है जी, या हम इसको ऐसे भी ड्रा कर सकते हैं दूसरे तरीके से, जो इस तरह मैंने ऊपर किया कि ये कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड पेयर है और ये पाई बॉन्ड पेयर है, तो ये इधर शिफ्ट हो गया है जी,
यहाँ पे डबल बॉन्ड और ये पाई बॉन्ड पेयर शिफ्ट हो जाएगा किसकी तरफ, इस कार्बन की तरफ। तो यहाँ पे बन जाएगा डबल बॉन्ड और ये इस कार्बन पे आ गया नेगेटिव चार्ज, देखिए इसके साथ लोन पेयर हो गया, ठीक है। और ये पाई बॉन्ड बन गया है क्योंकि डैश से नहीं इस तरह शो किया हुआ है। अब एट दिस स्टेज जब हमने ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इधर शिफ्ट कर लिया तो हमने कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान ये बॉन्ड तोड़ दिया है, ये बॉन्ड तो अभी नहीं रहा, ठीक है। इस वजह से हम इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहते हैं, क्योंकि इसमें जो सिग्मा बॉन्ड डिलोकलाइज होता है वो बेसिकली हम दूसरा जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर उसका फिर ड्रा करते हैं उसमें वो सिग्मा बॉन्ड हम शो नहीं करते, या मोर कॉमनली हम जनरली इस तरह से करते हैं। ये तो ऑर्बिटल्स की शक्ल में आपको शो हुआ था ना, वो ये मॉलिक्यूल की शक्ल में सिंपली शो हुआ है कि देख ले ये जो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड या ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर या ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर, ठीक है, 3 बॉन्ड पेयर, इसमें से बॉन्ड पेयर इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये जो पाई बॉन्ड पेयर है ये शिफ्ट हो जाएगा इस कार्बन के ऊपर, तो इस कार्बन के ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज। और यहाँ पर अब आप लोग देख सकते हैं कि इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान जो बॉन्ड है अब वो मौजूद नहीं है, इस वजह से इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस कहा जाता है, ठीक है जी। सो ये चीजें अब यहाँ पे डिस्कस हुई कि द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अल्फा सिग्मा इलेक्ट्रॉन, मूवमेंट ऑफ सिग्मा, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन इस तरफ मूवमेंट कर रहे हैं टूवर्ड्स मल्टीपल बॉन्ड, ठीक है, ये देखिए मल्टीपल बॉन्ड यानी डबल बॉन्ड की तरफ हम इसको शिफ्ट कर रहे हैं ना, occurs when there are hydrogens on the alpha carbon, ठीक है। डबल बॉन्ड के साथ जो कार्बन है इसको हम कहते हैं अल्फा कार्बन, तो अगर अल्फा कार्बन के साथ हाइड्रोजन मौजूद होगा तो फिर ये शिफ्टिंग हो सकेगी, मतलब फिर ये हाइपर कंजुगेशन हो सकता है, विच इज एडजेसेंट टू मल्टीपल बॉन्ड, जो मल्टीपल बॉन्ड के एडजेसेंट होते हैं, ठीक है। सो दिस रिजल्ट इन द पोलराइजेशन ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, इससे मल्टीपल बॉन्ड क्या हो गया, पोलराइज हो गया। लाइक आप देख ले यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे देख ले कार्बन के ऊपर चार्जेस डेवलप हो गए, ठीक है जी। सो एग्जाम्पल जी यहाँ पर कौन सा डिस्कस हुआ है, प्रोपीन का, कि इन प्रोपीन द सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड ऑफ मिथाइल ग्रुप कैन बी delocalized, द सिग्मा इलेक्ट्रॉन ऑफ CH बॉन्ड ऑफ मिथाइल ग्रुप कैन बी delocalized into the pi orbitals, ठीक है। इस डायग्राम में ना सिग्मा इलेक्ट्रॉन आर delocalized with pi orbitals, ठीक है। डबली बॉन्डेड कार्बन इज रिप्रेजेंटेड बिलो, यानी किस कार्बन के पाई ऑर्बिटल्स, डबल बॉन्डेड कार्बन के पाई ऑर्बिटल्स, ठीक है। सो यहां पर आप लोग इन शॉर्ट अगर आप फाइनली कंक्लूड कर लें, सो यहां पर सिग्मा इलेक्ट्रॉन, ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर है, सो ये सिग्मा इलेक्ट्रॉन पेयर इस पाई बॉन्ड यानी पाई इलेक्ट्रॉन पेयर के साथ कंजुगेशन में है, इसको हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, ठीक है। सो कंजुगेशन सिग्मा और पाई के दरमियान भी हो सकता है, जो कि थर्ड टाइप ऑफ कंजुगेशन। अच्छा, अब यहाँ पर ये थोड़े ज्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर हमने यहाँ पे ड्रा किए हुए हैं, ठीक है। सो इन द सेम वे द अदर हाइड्रोजन, क्या लिखा है जी, इन द सेम वे द अदर हाइड्रोजन एंड द मिथाइल ग्रुप आल्सो पार्टिसिपेट इन हाइपर कंजुगेशन, यानी इस स्लाइड में तो हमने सिर्फ एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की डिलोकलाइजेशन शो की है, सिर्फ ये नहीं होगा, इसके बाद फिर ये वाला होगा, ठीक है, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, फिर उसके बाद ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, तो टोटल इसके 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ड्रा होंगे, ठीक है। सो इन द सेम वे द हाइड्रोजन ऑन द मिथाइल ग्रुप also other hydrogens on methyl group also participate in hyper conjugation, ये भी पार्टिसिपेट करेगा, ये भी पार्टिसिपेट करेगा, ये भी। सो अगर ये इन्वॉल्व होता है डिलोकलाइजेशन में तो देखिए ये बॉन्ड खत्म हो गया, फिर जब ये इन्वॉल्व होता है यानी ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा तो ये बॉन्ड खत्म हो जाएगा, और फिर ये बॉन्ड जब आप इधर शिफ्ट कर लेंगे तो ये बॉन्ड बन जाएगा और ये खत्म हो जाएगा। तो देख लें ये इसका अपना एक स्ट्रक्चर है, ये मजीद 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बन गए, टोटल 4 स्ट्रक्चर हो गए। तो इसका मतलब ये हो गया कि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ अल्फा कार्बन के ऊपर जितने हाइड्रोजन होंगे उतने मजीद हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे, यानी उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन मॉलिक्यूल के अंदर मौजूद होगा। लाजिम बात है जितने ज्यादा बॉन्ड होंगे उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन। So this is possible due to free rotation of CC bond so that the other CH bond can also participate in hyperconjugation. अब आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आ सकता है कि यहाँ पर जो कंजुगेशन हो रहा है इस सिग्मा बॉन्ड का इन पी ऑर्बिटल्स के साथ, तो यहाँ पर तो ये पी ऑर्बिटल स्पेस में एक मखसूस अरेंजमेंट के साथ मौजूद होंगे, तो हर सिग्मा बॉन्ड तो इसके साथ डिलोकलाइज नहीं हो सकता, सिर्फ वो वाला सिग्मा बॉन्ड इसके साथ डिलोकलाइज होगा जो इन पी ऑर्बिटल के साथ स्पेस में एक ओरिएंटेशन में हो, बाकी 2 में नहीं होंगे, यस एक लम्हे के लिए। लेकिन ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये रोटेटेबल है,
सिंगल बॉन्ड रोटेट होता है, ठीक है। सो अगर ये CH बॉन्ड इधर है तो ये हाइपर कंजुगेट, लेकिन जब रोटेट होकर ये CH बॉन्ड इधर आ जाएगा तो फिर ये कंजुगेशन में हिस्सा लेगा, रोटेट होकर ये इधर आ जाएगा तो फिर ये कंजुगेशन में हिस्सा लेगा। तो सिर्फ एक CH बॉन्ड जरूरी नहीं है कि कंजुगेशन में हिस्सा ले, सारे CH बॉन्ड कंजुगेशन में हिस्सा ले सकते हैं। और इसका रीजन क्या है, ये जो सिंगल बॉन्ड है इसकी फ्री रोटेशन की वजह से। तो इसकी रोटेशन की वजह से कभी ये CH बॉन्ड पाई बॉन्ड के सामने आएगा, कभी ये, तो इस तरह से ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स कंजुगेशन में हिस्सा ले सकते हैं। So thus the propene molecule can show the following resonance structures, यानी conjugation structure which confer stability to it, ठीक है। और वो इसको क्या देंगे, स्टेबिलिटी देंगे, क्योंकि जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर किसी अल्कीन या अल्काइन के बनते हैं तो हम कहते हैं कि ये वाला रिलेटिवली इतना ज्यादा स्टेबल होता है, ठीक है जी। सो ये स्टेबिलिटी में पार्टिसिपेट करता है। सो यहाँ पर क्या लिखा है कि इन कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स 2, 3 and 4, ठीक है। अब नो बॉन्ड रेजोनेंस की बात हो रही है। ऑफ प्रोपीन देयर इज नो बॉन्ड बिटवीन अल्फा कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम, ठीक है। अगर आप लोग देख लें इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर में से इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर में लगे ये जो 3 यहाँ पे ड्रा किए हो या हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर, तो देख ले यहाँ पर कोई बॉन्ड मौजूद नहीं है, यहाँ पर कोई बॉन्ड मौजूद नहीं है कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान, यहाँ पे कोई बॉन्ड मौजूद नहीं है कार्बन। कौन सा कार्बन जी, अल्फा कार्बन। ये कार्बन अल्फा कार्बन है क्योंकि डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ एच और हाइड्रोजन के दरमियान, ठीक है। इस वजह से इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हुई है, ये जी सिंगल बॉन्ड होगा और डबल बॉन्ड इधर होगा, ठीक है, जिस तरह इन स्ट्रक्चर्स में, ठीक है। यहाँ पर भी डबल बॉन्ड होगा, जिस तरह स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये बॉन्ड सिंगल होंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ पे गलती हुई। सो हेंस द हाइपर कंजुगेशन is also known as no bond resonance, ठीक है जी। सो हाइपर कंजुगेशन को नो बॉन्ड रेजोनेंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि उसमें जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन कंजुगेशन में हिस्सा लेते हैं तो उसके लिए जो हम हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं उसमें अल्फा कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान हम सिग्मा बॉन्ड ड्रा नहीं करते, ठीक है जी। अच्छा, दीज इक्विवेलेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स यानी 2, 3, 4 सारे एक जैसे हैं, बस सिर्फ बॉन्ड का फर्क है कि यहाँ पर कौन सा बॉन्ड कंजुगेशन में हिस्सा ले रहे हैं, बाकी सारे स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है। आर आल्सो पोलर इन नेचर। ये क्यों पोलर इन नेचर है, क्योंकि आपको नजर आ रहा है इस स्ट्रक्चर के अंदर यहाँ पर देखिए पॉजिटिव चार्ज भी मौजूद है और नेगेटिव चार्ज भी मौजूद है। ये पाई बॉन्ड इधर होगा, जिस तरह अभी मैंने बता दिया ये नहीं होगा, ठीक है। तो ये पोलर है एंड हेंस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर डायपोल मूवमेंट ऑफ प्रोपीन। प्रोपीन का अपना डायपोल मूवमेंट होता है 0.36, जो कि अनएक्सपेक्टेडली ज्यादा है, वरना इस स्ट्रक्चर को देखकर ये जो प्रोपीन का स्ट्रक्चर है अगर इसको हम देख ले तो इसके मुताबिक इतना डायपोल मूवमेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी इसका काफी ज्यादा डायपोल मूवमेंट मौजूद है, जो कि बेसिकली वो इन स्ट्रक्चर की वजह से होता है, क्योंकि इसमें पोलैरिटी आ जाती है। जब भी पोलैरिटी आ जाती है तो मॉलिक्यूल का डायपोल मूवमेंट डेवलप हो जाता है। प्लस और क्या कह रहे हैं कि द CC बॉन्ड लेंथ इन प्रोपीन आर इक्वल टू 1.48, यानी यहाँ पर जो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लेंथ है ये 1.48 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। वैसे नॉर्मली जो कार्बन कार्बन डबल कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ है ये वाला, सो ये 1.48 होता है, वरना नॉर्मली जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड लेंथ होता है वो 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है। लेकिन यहाँ पर जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ये 1.48 एंगस्ट्रॉम है, जो कि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के बॉन्ड लेंथ से कम है। व्हाई? बिकॉज इस बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर मौजूद है। ये बॉन्ड ट्रू सिंगल बॉन्ड नहीं है, इसमें डबल बॉन्ड कैरेक्टर मौजूद है। इस स्ट्रक्चर में तो डबल बॉन्ड नजर नहीं आ रहा इस स्ट्रक्चर में, लेकिन इन स्ट्रक्चर में तो डबल बॉन्ड नजर आ रहा है ना। तो इसका जो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा उसमें यहाँ पर रियल में डबल बॉन्ड कैरेक्टर मौजूद होगा, ठीक है जी। इन 1.34 फॉर डबल बॉन्ड का तो it is because the bond order C bond is approximately 1.5 due to hyperconjugation, क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड पूरा नहीं है, इसका बॉन्ड ऑर्डर सिंगल से यानी 1 से ज्यादा होगा। एप्लीकेशंस ऑफ हाइपरकंजुगेशन।
हाइपर कंजुगेशन की बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है, इससे हम मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी और भी बहुत सारे फैक्टर्स को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लगा कैसे? चले हम एक एग्जांपल ले लेते हैं स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स की। ठीक है, सो अल्कीन्स की स्टेबिलिटी को हम हाइपर कंजुगेशन के बेस पर एक्सप्लेन करते हैं। ये स्टेबिलिटी ऑलरेडी आप लोगों ने एफएससी में भी पढ़ी है। सो इन जनरल रूल दैट स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। ये आपने एफएससी में भी पढ़ा है कि डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर अल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे ऑन डबल बॉन्डेड कार्बन, ठीक है, और जरूरी है कि उन अल्काइल ग्रुप के साथ हाइड्रोजन भी हो, लाजमी बात हाइड्रोजन ही होंगे अल्काइल के साथ कार्बन में। सो डबल बॉन्ड के ऊपर जितने ज्यादा अल्काइल ग्रुप होंगे उतनी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो हम लिख सकते हैं कि स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स। ठीक है, नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप जितने ज्यादा होंगे किधर, डबल बॉन्ड के ऊपर। व्हाई? क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि जितने डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ कार्बन में अल्काइल ग्रुप के ऊपर जितने हाइड्रोजन होंगे उतने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे। तो लाजिम बात है जितने ज्यादा अल्काइल होंगे उसके साथ जितने ज्यादा हाइड्रोजन होंगे तो उतने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर या फिर कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। सो इट इज ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ कंट्रीब्यूटिंग नो बॉन्ड रेजोनेंस स्ट्रक्चर, जिसको हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। 2 ब्यूटीन, ये जी 2 ब्यूटीन है, ठीक है, इज मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटीन, और ये जी 1 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन इससे मोर स्टेबल होता है। दिस इज बिकॉज, क्यों, चले मैं पहले बता दूं फिर जो लिखा है वो आपको एक्सप्लेन कर दूं। इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर एक अल्काइल ग्रुप है, ये ओवरऑल एक अल्काइल ग्रुप कंसिडर होगा, जबकि इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर 2 अल्काइल ग्रुप है। ठीक है, अब इसमें से डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जो कार्बन अटैच है ये वाला कार्बन, जिसको हम कौन सा कार्बन कहते हैं, अल्फा कार्बन, इसके साथ कितने हाइड्रोजन है, 2। तो इसका मतलब हो गया कि इस 1 ब्यूटीन का एक तो ये स्ट्रक्चर हो गया, 2 मजीद हाइपर कंजुगेशन, ये टोटल 3 स्ट्रक्चर बनेंगे। लेकिन अगर 2 ब्यूटीन में हम देख लें तो इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ 2 अल्काइल ग्रुप अटैच है, और इसमें से हर अल्काइल के साथ 3-3 हाइड्रोजन हो गए। तो हम कह सकते हैं टोटल अल्फा कार्बन के ऊपर कितने हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन है। तो 2 ब्यूटीन का तो एक ये स्ट्रक्चर हो गया और 6 मजीद हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है जी, यानी 6 और भी बनेंगे जिसमें ये 3 हाइड्रोजन हाइपर कंजुगेशन में हिस्सा लेंगे और ये 3, तो 6 से बन जाएंगे। तो टोटल कितने हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बन जाएंगे, 7। तो लाजिम बात है जितने ज्यादा हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर या रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बनेंगे एल्कीन के, उतनी ही स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। ठीक है, सो ये यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज बिकॉज 2 ब्यूटीन, इस वाले की बात हो रही है, देयर आर 6 हाइड्रोजन इन्वॉल्व इन हाइपर कंजुगेशन। 6 हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं किधर, हाइपर कंजुगेशन में। 3 ये हो गए और 3 ये हो गए। वेयर इज देयर आर ओनली 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व इन केस ऑफ 1 ब्यूटीन, जबकि 1 ब्यूटीन के केस में सिर्फ और सिर्फ ये 2 हाइड्रोजन हिस्सा लेंगे। हेंस द कंट्रीब्यूटर स्ट्रक्चर इन 2 ब्यूटीन आर मोर देन या मोर स्टेबल देन विच वन, 1 ब्यूटीन, क्योंकि 1 ब्यूटीन के 2 मजीद स्ट्रक्चर बनेंगे और 2 ब्यूटीन के 6 मजीद स्ट्रक्चर्स बनेंगे। ठीक है, so the increasing order of stability of alkenes with increase in number of methyl groups on the double bond is depicted below। तो ये ओवरऑल इंटरनल स्टेबिलिटी ऑर्डर हो गया। ये जी इथीन है, ठीक है, इसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप मौजूद नहीं है। फिर ये इन्होंने जी प्रोपीन दिया हुआ है जो कि एक मानो सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन हो गया, जिसमें डबल बॉन्डेड के ऊपर एक अल्काइल ग्रुप हो गया, तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। फिर जब 2 अल्काइल ग्रुप हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी, और ज्यादा। 3 अल्काइल ग्रुप हो जाएंगे तो स्टेबिलिटी और ज्यादा हो जाएगी। और सबसे ज्यादा स्टेबल अल्कीन वो होगा जिसमें दोनों डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर 2-2 अल्काइल ग्रुप मौजूद होंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब आप लोग कहेंगे कि एफएससी में तो आप लोगों को ये बताया गया था कि ये अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन वो इंडक्टिव इफेक्ट है जो कि हम इंडक्टिव इफेक्ट में डिस्कस करेंगे। हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट में फिलहाल हम इसका सिर्फ एक ही रीजन डिस्कस करेंगे, और वो कौन सा है, जो हाइपर कंजुगेशन वाला रीजन है। ठीक है, दूसरा रीजन भी है इसका इंडक्टिव इफेक्ट का, लेकिन फिलहाल हम यहाँ पर वो डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि हमारा टॉपिक अभी हाइपर कंजुगेशन है। ठीक है जी। सो दिस ऑर्डर इज सपोर्टेड बाय द हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन
that of these alkene, ठीक है। So the value of heat of hydrogenation decrease with increase in stability of alkene। ये फर्स्ट ईयर में भी है कि स्टेबिलिटी का हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के साथ क्या रिलेशनशिप है, इनवर्स, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, ठीक है। वो लाज़मी बात है कि जो अल्कीन हाइड्रोजनेशन पर जितना ज्यादा हीट रिलीज कर रहा है, इसका मतलब है कि उसकी एनर्जी ज्यादा है, और जिसकी एनर्जी ज्यादा होती है वो लेस स्टेबल होता है। सो स्टेबिलिटी का एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन के साथ इनवर्स, यानी मतलब सबसे लीस्ट स्टेबल ये वाला है अनसब्स्टिट्यूटेड, जिसमें डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप मौजूद नहीं है, लेकिन इसकी हाइड्रोजनेशन की एंथैल्पी सबसे ज्यादा होगी। सबसे मोस्ट स्टेबल ये है, लेकिन इसकी हाइड्रोजनेशन की एंथैल्पी सबसे कम होगी। अच्छा, इट इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टू नोट दैट द इफेक्ट ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रॉन्गर देन इंडक्टिव इफेक्ट। अभी मैंने बता दिया कि इंडक्टिव इफेक्ट भी एक इफेक्ट है जिसमें सिग्मा बॉन्ड के जरिए, मतलब लेट सपोज हम कंसिडर कर लें कि ये कार्बन है और ये क्लोरीन है, सॉरी लेट, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन है, क्या हो गया इसके साथ, ये कार्बन है और ये इसके साथ अटैच है जी क्लोरीन। तो यहाँ पर जो बॉन्ड पेयर होता है वो इक्वली शेयर्ड नहीं होता, क्योंकि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो बॉन्ड पेयर ज्यादा किसके करीब होगा, क्लोरीन के करीब होगा। तो इसके ऊपर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसको हम हाइपर कंजुगेशन कहते हैं, ठीक है। जिसमें से सॉरी, इसको हम इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। तो जो सिग्मा बॉन्ड पेयर है वो एक एटम अपनी तरफ विड्रॉ कर लेता है, तो दूसरा उसको डोनेट कर देता है, ये इंडक्टिव इफेक्ट है, ठीक है। सो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो हाइपर कंजुगेशन होता है ये इंडक्टिव इफेक्ट से कदरे स्ट्रॉन्गर होता है। इसका सबूत क्या है, इसका सबूत यह है कि अगर हम लेट सपोज 1 ब्यूटीन और प्रोपीन की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर लें, सो दोनों में डबल बॉन्डेड कार्बन के ऊपर एक एक अल्काइल ग्रुप मौजूद है, लेकिन प्रोपीन में वो अल्काइल ग्रुप, ये अल्काइल ग्रुप मीथाइल है, ठीक है, जबकि जो ब्यूटीन है उसमें ये जो अल्काइल ग्रुप होता है ये सारा का सारा ये इथाइल होता है, ठीक है जी। अब हमें पता है कि इथाइल का जो इंडक्टिव इफेक्ट है वो ज्यादा है, क्योंकि इथाइल बड़ा है इथाइल से, तो चाहिए तो ये था कि इथाइल ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करते तो 1 ब्यूटीन मोर स्टेबल होता, बट रियल में ऐसा नहीं है। प्रोपीन जो है ना वो मोर स्टेबल होता है, यानी प्रोपीन का जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन है वो 1 ब्यूटीन से रिलेटिवली कम होता है। वाह, इसका रीजन क्या है, क्योंकि इसमें अल्फा कार्बन के ऊपर 2 हाइड्रोजन है, जबकि इसमें अल्फा कार्बन के ऊपर 3 हाइड्रोजन होते हैं, ठीक है। सो इस वजह से इसके 3 मजीद हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे बिकॉज ऑफ दीज 3 हाइड्रोजन्स, जबकि इसके सिर्फ 2 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर बनेंगे बिकॉज ऑफ दीज 2 हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है जी। सो अब चूंकि इसके हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर 1 ब्यूटीन के कम बन रहे हैं, इसका मतलब हो गया कि 1 ब्यूटीन लेस स्टेबल होगा अकॉर्डिंग टू हाइपर कंजुगेशन कंसेप्ट। लेकिन इंडक्टिव इफेक्ट के कंसेप्ट के मुताबिक 1 ब्यूटीन में चूंकि कार्बन के साथ बड़ा अल्काइल ग्रुप है, इथाइल है, तो ये मोर स्टेबल होना चाहिए। जब हम एक्सपेरिमेंटली स्टेबिलिटी फाइंड कर लेते हैं तो 1 ब्यूटीन लेस स्टेबल आता है और प्रोपीन उससे मोर स्टेबल होता है, ठीक है। जिससे ये बात क्लियर हो गई है कि जो प्रोपीन होता है उसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी 1 ब्यूटीन से ज्यादा है, ऑल्दो 1 ब्यूटीन में इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा है। तो इसका मतलब हो गया कि हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो होता है ये इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा डोमिनेंट होता है, ठीक है जी। सो हाउएवर प्रोपीन इज मोर स्टेबल देन 1, देखिए फिर क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट इथाइल ग्रुप, ठीक है, पॉजिटिव मतलब डोनेटिंग इफेक्ट, स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ मिथाइल ग्रुप, ठीक है। इथाइल का इंडक्टिव इफेक्ट मिथाइल से ज्यादा है, हिंस बेस्ड ऑन इंडक्टिव इफेक्ट 1 ब्यूटीन इज एक्सपेक्टेड टू बी मोर स्टेबल देन प्रोपीन, ये वाला मोर स्टेबल होना चाहिए था, लेकिन क्या होता है, हाउएवर प्रोपीन इज मोर स्टेबल देन 1 ब्यूटीन, जो प्रोपीन होता है ये 1 ब्यूटीन से मोर स्टेबल है। दिस इज बिकॉज there are 3 hydrogens on alpha methyl, 3 hydrogens on alpha methyl group involved in hyperconjugation, whereas in 1 butene में क्या नजर आ रहा है जी हमें, 2 हाइड्रोजन, ये CH2 वाले 2 हाइड्रोजन इन्वॉल्व होते हैं हाइपर कंजुगेशन में, तो इसमें हाइपर कंजुगेशन कम है जबकि इसमें हाइपर कंजुगेशन ज्यादा है, इसकी वजह से ये ज्यादा स्टेबल हो जाता है, ठीक है जी। सो इसका मतलब हो गया कि अक्सर केसेस में जो हाइपर कंजुगेशन होता है
वो इंडक्टिव इफेक्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ठीक है जी। चलिए, मेरे ख्याल से ये लेक्चर लेंथी हो रहा है। सो दूसरा जो इसकी एप्लीकेशन है वो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी है, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।